नमस्कार, मैं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं ऊन के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हो, ऊन और रेशम ये दोनों प्राणिज रेशा हैं, अर्थात ये रेशे जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम का रेशा रेशम के कीट से और ऊन का रेशा जानवरों के बालों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कुछ विशेष प्रकार की बकरियां, ऊँट, भेड़, ये सारे जानवर हैं, उनके बालों से इनके रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ये रेशे प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन के बने होने के कारण ये रेशे अत्यंत ही सुंदर और गर्म होते हैं। अगर आप ऊन के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे तो थोड़ा सा इतिहास में मैं जाती हूँ। खास करके ऊन का रेशा जानवरों के बाल से प्राप्त किए होते हैं, जो हमें सर्दी के मौसम में सर्दी से सुरक्षा प्राप्त करते हैं। कश्मीरी शाल का आपने नाम सुना होगा। कश्मीरी का शाल अत्यंत महंगा होता है और उसमें जो पश्मीना शाल है अपनी सुंदरता, श्रेष्ठता, उत्तमता, कोमलता और आकर्षक डिजाइन के लिए दूर दूर के देशों तक के प्रसिद्ध थे। और इसमें इतनी अधिक गर्माहट होती है कि आप एक ही अगर शॉल आप ओढ़ लेते हो तो आपको दूसरी शॉल या कंबल ओढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस शॉल का कोई विश्व भर में दूसरा वस्त्र बराबरी नहीं कर पाता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों का राज्य हुआ तब इस उद्योग को काफ़ी क्षति पहुंची। बल्कि अंग्रेज़ों का उद्देश्य ही था कि इस उद्योगों को नष्ट कर दिया जाए। लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो हमारी सरकार ने पुनः से इन उद्योगों को बढ़ाने में काफ़ी मेहनत करने लगे। और आज भी आप देखोगे कि मिंक कोट और पश्मीना शॉल की अद्वितीय सुंदरता और उत्कृष्टता की कोई सानी नहीं है। अब हम देखते हैं ऊन प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं। देखिए, ऊन प्राप्ति के साधन जानवरों की नस्ल, आहार, स्वास्थ्य, देखरेख, पालने की रीति और स्थान विशेष की जलवायु पर निर्भर करती है। उत्तम कोटि के ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को विशेष प्रकार से पालना पड़ता है। उनके खान पान, स्वास्थ्य, देखरेख आदि पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। ठंडे प्रदेशों के भेड़ों से प्राप्त ऊन नरम, कोमल, महीन और लंबे होते हैं, जबकि उष्ण प्रदेश की भेड़ों से प्राप्त ऊन कड़े, रुक्ष, खुरदरे, तार के समान कम चमकीले, कड़कीले और छोटे होते हैं। और जो उत्तम कोटि के ऊन प्राप्त होते हैं वे जो जानवर ठंड प्रदेशों में पाए जाते हैं उनके बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन प्राप्ति मुख्यतः भेड़ों से होती है। इसके अलावा भी कई जानवर हैं जिनके बालों से आपको ऊन मिलता है, जिसमें मुख्य है ऊँट, खरगोश, हिरन, बकरी, मृग, लोमड़ी इत्यादि। और कुछ विशिष्ट जाति के पशु भी होते हैं जो खास करके बहुत ऊंचाई में और ठंडे प्रदेशों में मिलते हैं। उनके बालों से जो ऊन बनते हैं वे काफ़ी महंगे और बहुमूल्य होते हैं, अत्यंत सुंदर और विशिष्ट श्रेणी के होते हैं, इसलिए इन्हें विशिष्ट हेयर फाइबर कहते हैं। विशिष्ट हेयर फाइबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जानवर ही विशिष्ट होते हैं और अत्यंत ही ऊंचाई पर मिलते हैं, दुर्लभ होते हैं। और जब दुर्लभ पशु होता है तो कम संख्या में होते हैं और इस कारण उनके शरीर से जो ऊन की मात्रा होती है वह भी कम निकलती है। और ऐसे दुर्लभ जानवरों को पालने का प्रयास भी किया गया है, परंतु अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है। अब ये देखते हैं
विक्यूना भी एक दुर्लभ ऊँट जाति का जानवर है जिसके बालों से विश्व का सबसे महंगा कोट बनता है और इस कोट का नाम है क्या? मिंक कोट। क्या नाम है इसका? मिंक कोट। मिंक कोट अपनी अद्वितीय सुंदरता, अलौकिक गुण के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है और इनकी उत्कृष्टता और बारीकी का तो कोई बराबरी ही नहीं है। इस तरह से कई जानवर हैं जिनके बालों से हमें ऊन प्राप्त होता है, जिनमें से पहला है अंगोरा बकरी, दूसरा है कश्मीरी बकरी, तीसरा है विक्यूना जो मैंने अभी बताया जिसे मिंकू का कोट प्राप्त होता है, चौथा है लामा, पाँचवा है अंगोरा खरगोश, छठा है अल्पाका, सातवां है ऊँट और आप लोग जानते हो कि भेड़ के बालों से तो ऊन प्राप्त होते ही हैं। अब ऊनी रेशों का वर्गीकरण अगर आप देखते हो तो आप पाते हैं कि ऊनी रेशे जो होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और इनकी रेशों के बारे में मैं अत्यंत सब संक्षिप्त में आपको जानकारी दे रही हूँ, थोड़ी सी आपको नॉलेज हो जाए। तो इसमें पहला आता है मेमने की ऊल। मेमने का ऊल मतलब भेड़ के बच्चे को हम क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लैम्ब बोलते हैं। 8 माह के भेड़ के बच्चों की पीठ एवं गर्दन से उतारे गए बाल उत्तम कोटि के होते हैं, इसलिए इनके बाल से बने हुए जो वस्त्र होते हैं वह बड़ी ही सुंदर, मुलायम और गर्म होते हैं और इनके मेरिनो जाति के भेड़ों के मेमनों से जो ऊन प्राप्त होते हैं वह उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं। उनके रेशे की लंबाई 1 से 5 इंच तक की होती है। उनमें उपस्थित शल्कों की संख्या भी अधिक होती है। दूसरा होता है आपका हॉगेट ऊन। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है? हॉगेट ऊन। हॉगेट ऊन किसको कहते हैं? 12 से 14 माह की भेड़ों के शरीर से जो ऊन प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? हॉगेट ऊन कहते हैं। इस अवस्था में भेड़ परिपक्व हो जाते हैं, अतः ऊन मजबूत होती है। इनके बालों से प्राप्त ऊन कोमल, बारीक, मुलायम एवं दोनों सिरों से नुकीले होती हैं। इनमें पर्याप्त लचक एवं प्रतिस्कंदता पाई जाती है। इस कारण इस ऊन का उपयोग वस्त्र निर्माण के रूप में, ताने के रूप में किया जाता है। ताने के धागे का मजबूत रहना भी नितांत आवश्यक है। तीसरा है कुंवारी या वर्जिन ऊन। ऐसी ऊन पूर्णतः नई रहती है, इसका प्रयोग पूर्व में नहीं हुआ रहता है, कुंवारी या वर्जिन ऊन कहलाता है। इसके बाद आता है चौथा वेदर ऊन। 14 माह के भेड़ों के शरीर से पहली बार जो ऊन काटने के बाद अगर जो दूसरी बार आप ऊन को काटते हो तो उस ऊन को हम क्या कहते हैं? वेदर ऊन कहते हैं। वह ऊन हमारा वेदर ऊन कहलाता है। यह ऊन अधिकतर गंदी और मटमैली होती है। अब देखेंगे पांचवा जो होता है वह हमारा खींचा हुआ ऊन कहलाता है। पुल्ड ऊन उसको कहते हैं। कई जब भेड़ मर जाते हैं, कई बार आप देखते हो सर्दी का मौसम आता है या उनको कोई बीमारी लग जाती है तो सैकड़ों की संख्या में भेड़ उन बीमारी के कारण मर जाते हैं। अथवा जिन भेड़ों को मांस खाने के लिए काटा जाता है ना, तब उसके शरीर के से जो बालों को उतारा जाता है उसको हम खींची हुई ऊन कहते हैं। इसके लिए पहले भेड़ों को मारते हैं, फिर उसके शरीर से बालों को खींचते हैं और उसके खींचने के लिए उसके शरीर पर चूना या अन्य शारीरिक जो है ना उनको क्षति पहुंचता है, काफ़ी उनकी चमड़ा कठोर हो जाता है। तो उसको मुलायम करने के लिए और आसानी से बालों को निकालने के लिए उनके ऊपर एक रासायनिक विलोमक जिसको हम कहते हैं केमिकल डिप्लेटर लगाया जाता है। ऐसा करने से ऊन ढीला पड़ जाता है और जो त्वचा से है बड़ी ही ऊन आसानी से खींच जाता है। इसके बाद चूँकि आप देखते हो कि पुल्ड ऊन जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस पर पहले ही आप रासायनिक विलोमक आप लगा देते हो। इसके बाद आता है कोटी ऊल। अब देखो भेड़ों का लालन पालन जब प्रतिकूल परिस्थितियों और मौसम में होता है और उनको खाने में जो पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता है तो वैसे भेड़ों से प्राप्त ऊन भी निम्न कोटि के होते हैं। ऐसे ऊन रुक्ष, कड़े, गंदे, पास में बिल्कुल सटे हुए, घने, कड़कीले और उलझे हुए होते हैं। इनसे नमदा बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है टेगलोक ऊन। टेगलोक ऊन भी निम्नतम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। टूटे फूटे एवं बदरंग रंगों वाले ऊन टेगलोक ऊन कहलाते हैं। इससे निम्न श्रेणी के वस्त्र, कालीन, दरियाँ आदि बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है मृत ऊन। मरे हुए जानवरों के शरीर से प्राप्त ऊन को हम क्या कहते हैं? डेड ऊल कहते हैं, मृत ऊन कहते हैं।
यह उन निम्न श्रेणी की होती है, इसे निम्न कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। जानवर की मृत्यु अस्वस्थता, दुर्घटना या अन्य कारणों से हो सकती है। इसके बाद आता है कारपेट ऊन। ये ऊन कड़ी, खुरदरी, रुक्ष एवं छोटी होती है और इनसे पहनने योग्य वस्त्र नहीं बनते हैं, बल्कि इनका उपयोग केवल दरी या कालीन बनाने में किया जाता है। ऐसे ऊन को हम कालीन ऊन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे ऊन को हम कालीन ऊन कहते हैं। अब हम ये देखते हैं ऊनी का श्रेणीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऊन। तो ऊन का श्रेणीकरण में हम क्या देखते हैं? ऊन का अगर आप श्रेणीकरण करोगे तो इसको 4 भागों में बांट सकते हो आप। प्रथम श्रेणी की ऊन, मेरिनो जाति का ऊन सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, जिसको हम क्लास 1 ऊन कहते हैं। यह भेड़ मेरिनो जाति के भेड़ों को बालों से उतारा जाता है और इससे जो वस्त्र बनते हैं ऊनी वस्त्र बेहद मुलायम, गर्म और उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं। दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी की ऊल। यह ऊल जिन भेड़ों से प्राप्त होती है वे मुख्यतः इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स में पाए जाते हैं। इनकी जातियां अब अन्य स्थानों में भी पाए जाने लगी हैं और ब्रिटेन के बने ऊनी वस्त्र अपनी सूक्ष्मता, सुंदरता एवं विलक्षण गुणों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध थे। इनका जो रेशा होता है 2 से 4 इंच तक लंबा होता है। तृतीय श्रेणी की जो ऊन होती है वह भेड़ों से प्राप्त की जाती है और ये भेड़ मूलतः इंग्लैंड और अमेरिका के में पाए जाते थे और इनका रेशा जो होता है 4 इंच से 18 इंच होता है लंबाई में, मगर इनका रेशा रुक्ष, खुरदरा, कड़कीला और कड़क होता है, जिनमें सल्कों और घुमावों की संख्या काफ़ी कम होती है। इसके कारण इनमें प्रत्यास्थता, कोमलता, लचीलापन एवं प्रतिस्कंदता का अभाव होता है। इस कारण इनसे वस्त्र बनाना कठिन होता है। इनसे निम्न कोटि के वस्त्र, कंबल, दरिया इत्यादि बनाए जाते हैं। चतुर्थ श्रेणी की जो ऊल होती है वह मिली जुली जाति के भेड़ों के या मैंगलर जाति के भेड़ों से चतुर्थ श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है। इनकी रेशों की लंबाई 1 से 16 इंच तक होती है। रेशे कड़े, चिकने, बालों के समान और अधिकतर चमकीले होते हैं। रेशों में सल्कों एवं घुमावों की संख्या अत्यंत कम होती है। इनमें पर्याप्त मजबूती, लचीलापन, प्रतिस्कंदता, शिकन प्रतिरोधकता एवं प्रत्यास्थता का भी काफ़ी अभाव होता है। इनसे निम्न प्रकार के ऊनी वस्त्र, दरियाँ, गलीचे, कालीन इत्यादि बनाए जाते हैं। अब देखोगे गर्म ऊनी वस्त्रों को भी अगर आप देखोगे ऊनी वस्त्रों के प्रकार के आधार पर तो उनको 2 वर्गों में बांट सकते हो। एक होता है ऊनी वस्त्र और दूसरा होता है वर्स्टेड वस्त्र। ऊनी वस्त्र किसको कहते हैं? ऊनी वस्त्र छोटे रेशों से तैयार होते हैं। रेशों को धुलने के पश्चात सीधे ही कताई कर देते हैं। इनकी बटाई भी कम या ना के बराबर होती है, जिसके कारण वस्त्र कम मजबूत बनते हैं। इन पर हल्की डिजाइन से बुनाई की जाती है, जिससे वस्त्र देखने में कम आकर्षक लगते हैं। वस्त्र में दबाव पड़ने से खिंच जाते हैं और ढीले हो जाते हैं। इनके सतह पर रोए भी उठे रहते हैं, इसलिए फुजीदार भी दिखते हैं। और अगर इस पर आप इस्त्री करेंगे तो भी ज़्यादा देर तक टिकाऊ नहीं होती है। ये वस्त्र खूब गर्माहट प्रदान करते हैं। इनसे कम मूल्यवान स्वेटर, बनियान, कंबल, शॉल, पुलावर, कार्डिगन इत्यादि बनाए जाते हैं। दूसरा है आपका वर्स्टेड वस्त्र, वर्स्टेड फैब्रिक। वर्स्टेड वस्त्र बनाने के लिए लंबे रेशों को छाट कर अलग रख देते हैं। रेशों को धुलाई प्रक्रिया के बाद कंघी की जाती है, जिससे रेशे पूर्णतः समानांतर हो जाते हैं। इनसे सघन बुनाई द्वारा आकर्षक डिजाइन के हल्के परंतु मजबूत एवं टिकाऊ वस्त्र बनाए जाते हैं। चूँकि ये रेशे लंबे, मजबूत एवं उत्तम कोटि के होते हैं, अतः इनसे गर्म सूट, चेस्टर, जैकेट, ओवरकोट आदि मूल्यवान वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र की सतह काफ़ी चिकने होते हैं, इसलिए इन पर धूलकण, मिट्टी व अन्य गंदगी का प्रभाव नहीं पड़ता है। दाग धब्बे लगने के पश्चात सरलता से छूट भी जाते हैं। वस्त्र पर की गई इस्त्री टिकाऊ होती है। अब हम आगामी वीडियो में आपको ऊन का मैन्युफैक्चरिंग बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऊन का उत्पादन कैसे किया जाता है।